हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो साइंस 2.0। क्या आप भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप बाल विकास के उन उलझे हुए कॉन्सेप्ट से परेशान हैं, उन्हें रटना मुश्किल लगता है? आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और 6 से 11 वर्ष के बच्चों की दुनिया के बारे में जानेंगे। ये वो उम्र है जहाँ बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उनकी सोच और समझ की क्षमता में भी क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी खास सीरीज़ का पहला चैप्टर बाल विकास, जो 6 से 11 वर्ष के सीटेट पेपर 2 के नज़रिए से यह टॉपिक न केवल स्कोरिंग है बल्कि इसे समझकर आप सभी परीक्षाओं में आने वाली केस यानी कि जो परीक्षा में आने वाले केस स्टडी आधारित सवालों पर है उसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो आज हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो विकास जो होता है वो विकास से आशय जन्म से लेकर परिपक्वता तक है। यानी कि जो विकास होता है वो क्या होता है? विकास जन्म से लेकर परिपक्वता तक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक पक्षों से क्रमिक एवं निरंतर परिवर्तन से है। यानी कि विकास एक निरंतर परिवर्तन चलने वाली परिपक्वता अवधारणा है। जैसे कि विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्षों में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह एक निरंतर क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि विकास क्या है? एक निरंतर क्रमिक प्रक्रिया है। दिशा यानी दिशा विशिष्ट सिर से पैर सामान्य से विशेष की ओर होता है। ये आपका पेपर 2 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। सिर से पैर तक सामान्य से विशेष की ओर, है ना। फिर इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है? विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है। यह अनुभव और अधिगम से प्रभावित होता है। यानी कि जो विकास होता है वो अनुभव और अधिगम से प्रभावित होता है। सीखने के संबंध में, यानी कि विकास और सीखने एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी जो विकास और सीखना होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास के बिना सीखना संभव नहीं और सीखने के बिना विकास अधूरा है। सही बात है। जैसे कि अगर मान लो कि बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होता है तो उसकी सीखने की क्षमता, रुचि, समझ और व्यवहार में भी सुधार होता है। जैसे कि अंततः कहा जा सकता है कि विकास सीखने की पूर्व शर्त और सीखना विकास को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या कहते हैं? बाल विकास को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने कई सिद्धांत दिए थे। जैसे कि पहले थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहता है कि बच्चों की बुद्धि क्रमिक चरणों में विकसित होती है। संवेदगामी, पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। अगर वहीं हम बात करें लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो सीखना सामाजिक संपर्क से होता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD महत्वपूर्ण है। एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, उन्होंने व्यक्तित्व के 8 चरणों में बताया। विश्वास बनाम अविश्वास से लेकर अखंडता बनाम निराशा तक। चौथे पॉइंट्स में अगर हम देखें तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कोहलबर्ग हैं उनका नैतिक 3 स्तरों पर 6 चरणों में विकसित होता है। भारतीय दृष्टि में, भारतीय परंपरा में विकास को शारीरिक, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित विकास के रूप में देखा गया। हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि विकास यानी बाल विकास क्या है ना। बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक परिवर्तनों का एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं देखें तो यहाँ पे एक क्रमिक यानी सेक्वेंशियल और सतत यानी
कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास होता है वो क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। विकास की गति प्रत्येक बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। यह भिन्न विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, नैतिक। विकास अनुभव, परिपक्वता, पर्यावरण और अधिगम के पारस्पर प्रभाव से होता है। अगर हम विकास के प्रमुख प्रभावों की बात करें तो इसके जो कारक हैं वो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, बच्चों को माता पिता से मिलने वाले गुण। पर्यावरण की बात करें तो परिवार, विद्यालय, समाज, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति से। परिपक्वता की बात करें तो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से समय अनुसार पूर्ण होना। अधिगम, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रेरणा, मोटिवेशन, लक्ष्य प्राप्ति की अंतरिक्ष इच्छा। अगर आप देखोगे इसके सिद्धांतों के बारे में तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखो, पहला पॉइंट ये होता है कि सिर से पैर यानी सेफलोकॉर्डल विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर होता है ना। मध्य से बाहर यानी सेंटर ऑफ पेरिफेरी, विकास शरीर के मध्य भाग से शुरू होकर बाहरी अंगों से होता है। सामान्य से विशेष यानी जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बच्चा सामान्य गतिविधि सीखता है फिर विशिष्ट की ओर जाता है। चौथे में अगर हम देखें तो सरल से जटिल यानी विकास सरल क्रियाओं से होकर जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ता है। ज्ञात से अज्ञात यानी कि नॉन टू अननोन, पहले बच्चे परिचित होते हैं वस्तुओं से और स्थितियों को समझता है और फिर उसे नए अवधारणाओं के द्वारा कार्य में लाता है। विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक और मध्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और मध्य बाल्यावस्था। और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष तक का प्रोसेस है। अब यहाँ पे बात करते हैं विकास का अधिगम से संबंध, यानी विकास और अधिगम पारस्पर पूरक प्रक्रिया है। विकास अधिगम की प्रभावित करता है और अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। अधिगम विकास की दर को तेज करता है। अगर वहीं हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें तो प्रत्येक बच्चे अपनी गति से विकसित होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक बच्चा है इस पृथ्वी पे वो अपनी गति से विकसित होता है। शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी एक शिक्षक को उसके व्यक्तिगत यानी बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका सम्मान करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण विकास के लिए आवश्यक है। अगर हम देखें तो सकारात्मक वातावरण जो होता है वो विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। खेल, कहानी, गतिविधि विकास में आवश्यक होती है। शिक्षक का कार्य बच्चों को स्वगुण विकास में सहायक करना होता है ना। अगर हम देखें तो हर बच्चा अद्वितीय है, उसे समझें और स्वीकार करें और अवसर दें। बाल विकास को समझे बिना प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। समझने वाला शिक्षक ही अच्छे नागरिक तैयार करता है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव वे में ही इसे ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये हमारे एग्जाम में आता है। जैसे कि आनुवंशिकता की बात करें तो यह माता पिता यानी कि माता पिता ऐसे बच्चों को मिलने वाली जो जैविक विशेषताएं होती हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। इसे बच्चों की शारीरिक बनावट, रंग, बुद्धि, प्रतिभा, स्वभाव आदि निर्धारित होते हैं। यह विकास की दिशा तय करती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो बच्चों की आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का प्रकार, कुछ विशेष क्षमताएं आदि। और अगर वही हम पर्यावरण की बात करें तो यह वह बाहरी परिस्थितियां हैं जिसमें बच्चा रहता है और सीखता है। इसमें परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, मित्र, मीडिया आदि शामिल होते हैं। यह विकास की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अच्छा पोषण, सुरक्षित वातावरण, प्रोत्साहन, शिक्षा, प्रेमपूर्ण पारंपरिक पारिवारिक माहौल आदि। अगर आप बात करो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आनुवंशिकता विकास की संभावना प्रदान करती है जबकि पर्यावरण उसे वास्तविक रूप देता है। दोनों का संतुलन समय ही समग्र विकास सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे जो समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, जब समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चे अपने समाज के मूल्य, मानदंड, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार आदि से सीखता है और समाज एक जिम्मेदार सदस्य बनता है।
सामाजिकरण की जो प्रमुख मुख्य विशेषताएं होती हैं कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम सामाजिकरण की बात करें, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो इस पृथ्वी पे आता है और इस पृथ्वी पे उसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है और उससे मिलता जुलता भी है, क्योंकि वो समाज में रह के ही तो बड़ा होगा। तो वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो उसको समाज के साथ ही चलना है, तो इसलिए वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे विकास की बात होती है, यह सामाजिक वातावरण में होती है। उसके द्वारा बच्चा सामाजिक भूमिकाओं को सीखता है। यह व्यक्ति से व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। यह व्यवहार में सामाजिकता और समायोजन लाती है। अगर हम बात करें सामाजिकरण की प्रक्रिया में, तो इसकी ये सारी मुख्य विशेषताएं थी। देखो, अगर हम इसके कुछ एजेंट यानी साधन की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है समाज में, अगर हम सामाजिकरण की कुछ देखा जाए तो परिवार, यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो परिवार से ही बच्चा यानी बच्चे का जन्म तो एक परिवार में होता है। परिवार माता पिता से सीखता है, यानी परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा बच्चा भाषा, व्यवहार, खेलकूद ये सभी सीख लेता है। उसकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? परिवार से प्रारंभ होती है। फिर वो विद्यालय, साथी, समूह, समाज एवं संस्कृति, फिर उसके बाद माध्यम क्या है? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से वो सीखता है। अगर हम सामाजिकरण की चरण की बात करें, तो हमने पहले भी देखा कि प्रारंभिक चरण में जन्म से 2 वर्ष तक परिवार द्वारा, बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष तक भाषा, आदतें, मूल्य सीखना, और मध्य बाल्यावस्था में यानी 6 से 11 वर्ष तक विद्यालय, मित्र, समाज में। किशोरावस्था की बात करें तो 11 वर्ष के बाद की जो पूर्व सामाजिक भूमिका, वो समाज से ही सीखता है। अगर हम सामाजिकरण का महत्व देखें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यह व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाता है। व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार और समायोजन बढ़ाता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। अच्छा नागरिक बनने में सहायता मिलती है। व्यक्तित्व का स्वगुण विकास होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं जो सामाजिक संसार में बच्चे और माता पिता, शिक्षक और साथियों की भूमिका निभाता है। बच्चे का जो सामाजिक संसार होता है वो विभिन्न लोगों और परिस्थितियों से मिलकर बनता है। इन सब की एक अपनी भूमिका होती है। जैसे अगर हम देखें माता पिता की, तो माता पिता की जो भूमिका होती है, माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। वे बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। बच्चे से प्रेम, सुरक्षा, विश्वास, अनुशासन की भावना विकसित होती है। वे अच्छे व्यवहार, आदतें और मूल्य सिखाते हैं। बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के विकास में सहायक होते हैं। दूसरी भूमिका होती है शिक्षक की। अगर देखा जाए तो शिक्षक बच्चे को ज्ञान, कौशल और योग्यताएं प्रदान करता है। वह बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण और मार्गदर्शन करता है। शिक्षक कक्षा में अनुशासन, सहयोग और सकारात्मक वातावरण बनाता है। वे बच्चे के सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक बच्चों की रुचि, क्षमताओं और कठिनाइयों को समझकर सहायता प्रदान करता है। अगर वहीं हम बात करें तीसरे भूमिका की, तो बस साथियों की भूमिका होती है। साथियों की भूमिका ये होती है कि सभी जो साथी समूह होते हैं बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे साथियों से सहयोग, साझा करना, नेतृत्व, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा आदि सीखते हैं। साथियों के साथ मेल जोल में बच्चों से आत्मविश्वास, सामाजिकता बढ़ती है। साथी समूह मनोरंजन, समर्थन और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। सकारात्मक बच्चे के व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अगर वहीं हम देखें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से बच्चा अपने समाज के अनुरूप बनता है। परिवार, विद्यालय, साथी समूह और समाज, ये सभी मिलकर बच्चे के स्वगुण विकास के लिए योगदान देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन और करण में आ सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ जैसे कि हमारे CDP में जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पे हमें 3 सिद्धांत देखने हैं, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत हैं। तो आइए हम देखते हैं पियाजे और कोहलबर्ग। पहले हम बात करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो पियाजे कॉग्निटिव डेवलप थियरी इसे कहते हैं। यह बच्चा विचार यानी कि जो मुख्य विचार इन्होंने दिया था कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है।
वह अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया से सीखता है। अनुकूलन अनुकूलन के दो अंग होते हैं। एक होता है आत्मसात यानी एसिमिलेशन, यानी नई जानकारी को पुरानी धारणाओं में शामिल करना एसिमिलेशन कहलाता है, यानी आत्मसात कहलाता है। समायोजन क्या कहलाता है? एकोमोडेशन, इस आवश्यकता अनुसार अपनी धारणाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक के 4 चरण थे, यानी संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण थे? पियाजे के अनुसार 4 चरण थे। अगर हम पहले चरण की बात करें तो संवेदी गत्यात्मक 0 से 2 वर्ष, यहाँ पे इंद्रियां और यहाँ की जो विशेषता होती है 0 से 2 वर्ष की, इंद्रियां और क्रियाओं के माध्यम से सीखना, वस्तु यानी स्थायित्व का विकास होना। उदाहरण के लिए बच्चे खिलौना छुपाने पर उसे ढूंढता है ना, संवेदी गत्यात्मक में। अगर हम वही बात करें पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, प्रतीकों का उपयोग, भाषा का विकास, केंद्रण यानी सेंट्रेशंस, आत्मकेंद्रण ईगोसेंट्रिक अधिक होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा मानता है कि सभी लोग वही देखते हैं जो वह देखता है ना। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। फिर उसके बाद या फिर 6 कह सकते हैं, कहीं कहीं 6 भी होता है, तो यहाँ पे 6 भी कह सकते हैं। फिर ठोस सक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक तार्किक सोच संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है। वर्गीकरण क्रमबद्धता, बच्चा मात्रा बदलने पर भी समझता है कि जल की मात्रा समान है ना। फिर उसके बाद चौथा औपचारिक सक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर की सभी प्रोसेस को पियाजे ने कहा औपचारिक सक्रियात्मक। यहाँ क्या होता है कि अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच, समस्या का तार्किक समाधान। पियाजे कहते हैं कि बच्चा भविष्य के कल्पना कर योजना बना सकता है। तो ये पियाजे के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि बच्चा सक्रिय अन्वेषक है। पियाजे क्या कहते हैं? बच्चा सक्रिय अन्वेषक है और विकास क्रमिक चरणों में होता है। सभी बच्चे लगभग समान क्रम में विकसित होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक उदाहरण से कि रोहन 6 वर्ष का है, वह मानता है कि सूर्य उसके पीछे पीछे चलता है। पियाजे के अनुसार यह किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये पूर्व सक्रियात्मक और आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, यानी ईगोसेंट्रिक को दर्शाता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास स्वयं बच्चा यानी कि जो बच्चा होता है वह स्वयं खोजता है संज्ञानात्मक विकास को। कोहलबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास, नैतिक निर्णय की क्षमता क्रमशः बढ़ती है। वाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक संस्कृति यानी सामाजिक सहयोग से सीखता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नैतिक निर्णय क्षमता चरणबद्ध रूप से विकसित होती है। कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के आधार पर 3 स्तरों और 6 चरणों में बांटा। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। चरण ए दंड और आज्ञापालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि बच्चा दंड से बचने के लिए सही व्यवहार करता है। दूसरे चरण में व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता, बच्चा अपने हित के लिए सही गलत तय करता है। उदाहरण में बच्चा झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये पकड़े जाने पर सजा मिलती है। इसे पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। एक उदाहरण और है, मैं अपनी मदद करूंगा ताकि आप मेरी मदद करें। ये व्यक्तिगत लाभ उन्मुखता इसको कहते हैं। अगर हम दूसरे स्तर की बात करें, परंपरागत स्तर को, कन्वेंशनल लेवल में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अच्छा लड़की अच्छा लड़का उन्मुक्तता। इसमें समाज की स्वीकृति और अच्छे व्यवहार की उपेक्षा होती है। जैसे उदाहरण में, मैं अच्छा काम इसलिए करता हूँ ताकि लोग मेरी तारीफ करें, यही ना। उसके बाद अगर हम चौथे चरण की बात करें तो नियम और व्यवस्था उन्मुक्तता, नियम कानून और कर्तव्य का पालन करना। इसमें क्या होता है कि कानून सबके लिए है, इसलिए नियमों का पालन जरूरी है। अगर वहीं हम तीसरे स्तर की बात करें तो यहाँ पे अगर कोहलबर्ग ने तीसरे उत्तर परंपरागत स्तर दिया, यानी पोस्ट कन्वेंशनल
लेवल, इसमें क्या होता है कि जो चरण 5 है उसमें सामाजिक अनुबोध उन्मुक्तता, नियमों को समाज के हित के अनुसार समझना बदलना भी उचित है। छठवां है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, नैतिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। न्याय, समानता और मानवाधिकार, जैसे कि सत्य और न्याय किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि है। तो ये सारे जो 3 पॉइंट्स थे वो आपके कोहलबर्ग ने दिए थे। उसकी क्या विशेषता है कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। उच्च स्तर के नैतिक निर्णय आवश्यकता में विकसित होते हैं। अगर आप देखोगे कि नैतिकता प्रोलमा सुविधा चर्चा कराएं, जैसे कि क्या क्या कर हो सकते हैं शिक्षण उपयोग में। सहयोग, सहानुभूति और मूल्यों पर आधारित गतिविधियां दें, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें तो उदाहरण में एक बच्चा कहता है कि मैं चोरी नहीं करता क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। यह कोहलबर्ग के किस चरण को दर्शाता है? चरण 1, दंड और आज्ञापालन उन्मुक्तता को। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें वाइगोस्की के बारे में, तो हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वह कहते हैं कि बच्चा सामाजिक संपर्क और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। सीखना पहले सामाजिक स्तर होता है, वह व्यक्तिगत स्तर का, जैसे कि निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, वह दूरी जो बच्चा स्वयं करता है और जो सक्षम मार्गदर्शन में कर सकता है, उसी के बीच का क्षेत्र ZPD कहलाता है। जैसे अगर देखो तो स्वयं कर सकता है, ZPD की यानी सहायता से कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि बच्चा किसी के मार्गदर्शन से कर सकता है ना। सहयोगी अधिगम, इसमें इसका फोल्डिंग की बात करें तो ये भी आपके वाइगोस्की ने दिया था। इसमें क्या होता है कि शिक्षक अधिक सक्षम व्यक्ति के द्वारा आवश्यक सहायता देना, जो धीरे धीरे कम कर देती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है, तो साइकिल को आप पीछे से पकड़ोगे तो बच्चे को लगेगा कि आप पीछे पकड़े हो, तो वो प्रयास करेगा, और कुछ दूरी तक वो जाने के बाद अगर आप साइकिल को छोड़ देते हो तो बच्चा धीरे धीरे साइकिल को अपने संभालना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना। भाषा की भूमिका, इसमें क्या होता है कि भाषा सोच के विकास का माध्यम है। आंतरिक भाषण, इनर स्पीच से सोच विकसित होती है। तो ये है अवधारणाएं आपके वाइगोस्की की। अगर हम शिक्षण में उपयोग क्या कर सकते हैं कि सहयोगात्मक गतिविधियां, समूह कार्य कराएं, बच्चों को सक्षम साथियों के साथ काम करने दें, क्रमिक सहयोग दें, स्वतंत्रता बढ़ाएं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस पर अधिक निर्भर करता है? सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर, वाइगोस्की कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। अब यहाँ पे क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, भूमिकाओं यानी अनुभवों और विकास के स्तर के अनुसार उस केंद्र में रख कर दी जाती है। उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे देखो सारा का सारा फोकस किस पे होता है? बालक पे होता है। जहाँ पे सभी बालक पे फोकस होता है वही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो पारंपरिक रटने वाले तरीकों की जगह अनुभव, गतिविधि, प्रयोग, सहकार्य और समस्या समाधान पर आधारित हो, बच्चे के स्वगुण विकास में प्रोत्साहन करता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या होती है? बच्चा शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, यानी कि जो बच्चे के शिक्षक के केंद्र कौन होता है? यहाँ पे देखो बच्चे की रुचि, आवश्यकता, विकास स्तर अनुसार शिक्षा, सीखना, बच्चे के पूर्व अनुभव से जुड़ा होना, गतिविधि आधारित अनुभवनात्मक और आनंदमय शिक्षा, बच्चे को स्वतंत्र विकल्प और निर्णय अवसर दिया गया, त्रुटियों को सीखने का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, मूल्यांकन सतत और समग्र रूप से किया जाता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे अपने अनुभव से सीखता है और जीवन में उपयोग करता है। जैसे प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, क्या है, अद्वितीय है। बच्चे की रुचि ही सीखने की कुंजी है। सीखना अनुभव से होता है। खेल खेल में सीखना सर्वश्रेष्ठ है। स्वतंत्रता के साथ अनुशासन आवश्यक है। प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण होता है ना। उसके बाद यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, देखो प्रगतिशील शिक्षक यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। प्रेम, सहानुभूति और सम्मान। यहाँ पे क्या होता है, प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना। कल को आप एक शिक्षक होंगे, आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार रखना है। बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को समझना है। लचीली शिक्षण योजनाएं बनानी है। गतिविधि और संसाधनों की व्यवस्था करनी है। अगर बाल केंद्रित और प्रगति शिक्षा की विधियां की बात करें, तो यहाँ पे एक्टिविटी मेथड यानी गतिविधि विधि क्या होती है, करके सीखना। परियोजना विधि, किसी विषय पर गहराई से अध्ययन करना। समस्या समाधान विधि, समस्याओं को हल करते हुए सीखना। सहकारी अधिगम, इसमें क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, समूह से मिलकर सीखना यानी समूह में मिलकर सीखना। खेल विधि, खेल खेल में सीखना। अगर वही है खोज विधि, तो स्वयं खोज कर सीखना, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। बच्चा सक्रिय, जिज्ञासु, रचनात्मक और स्वतंत्र होता है, सीखता है। सीखना स्थायी और आनंददायक होता है। लोकतांत्रिक मूल्य, सहयोग और सामाजिक संवेदनशील विकसित होती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है, वो बच्चे की स्वतंत्र निर्णय का अवसर देना, अवलोकन करके मार्गदर्शन देना, नियंत्रण नहीं, और त्रुटियों को सुधारने में मदद करना, दंड नहीं देना, सकारात्मक प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, ये बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो कि आप कक्षा में पौधों के विषय में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल गार्डन में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने को कहते हैं, तो जल संरक्षण विषय पर परियोजना बनवाना, गणित में पहेलियाँ, खेल, समूह गतिविधियों का प्रयोग करना, कहानी, चित्र, नाटक, भ्रमण आदि के द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, यही आपका प्रभावशाली शिक्षा है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें चुनौतियाँ क्या होती हैं, बड़ी कक्षा और सीमित संसाधन, पारंपरिक परीक्षाओं का दबाव, कुछ शिक्षकों की रूढ़िवादी सोच, अभिभावकों की अपेक्षाएं, समय और पाठ्यक्रम में अधिकता। प्रगतिशील शिक्षा में क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो बच्चे के स्वगुण विकास को सुनिश्चित करना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों और रुचियों का विकास करना, बच्चे को सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, लोकतांत्रिक मूल्य, सहयोग की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, जीवन के सभी उपयोगी ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को विकसित करना। अगर हम वही बात करें प्रगतिशील शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो देखो क्या होता है कि जो शिक्षा होती है वो जीवन से जुड़े उपयोगी होती है। सीखने की प्रक्रिया अनुभव, गति और प्रयोग पर आधारित होती है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। समूह कार्य, सहयोग और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम लचीला और बाल आवश्यकताओं के अनुसार होता है। समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मकता पर जोर, लोकतांत्रिक वातावरण और स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहन करना। अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में कुछ अंतर करोगे, तो सबसे पहले क्या आप देखोगे, इसके मुख्य बिंदु केंद्र में, बाल केंद्रित में बाल केंद्रक में होता है और प्रगतिशील शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया केंद्र में होती है। भूमिका की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षक मार्गदर्शन होता है और प्रगतिशील शिक्षा शिक्षक सहायक और सहायक होता है। और वहीं बात करें पद्धति, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो वहाँ गतिविधि, अनुभव, प्रयोग वह समस्या समाधान पर आधारित होता है। अगर हम वातावरण की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा
प्रेमपूर्ण, स्वतंत्र और सहयोगात्मक होता है। प्रगतिशील शिक्षा लोकतांत्रिक, खुला और लचीला होता है। मूल्यांकन की बात करें तो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है। बाल केंद्रित शिक्षा और उद्देश्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास करता है। प्रगतिशील शिक्षा लोकतांत्रिक, खुला और लचीला होता है, यानी कि लोकतांत्रिक होता है, खुला और लचीला होता है। और मूल्यांकन की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा में निरंतर अवलोकन और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। और प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि जीवन के लिए तैयार करना और स्वगुण विकास करना। प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है अंतर, जैसे देखो कि पूरा का पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा बच्चे के जीवन के लिए तैयार करती है, उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को निखारती है और एक बेहतर समाज का निर्माण सहायक करती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप आपको ये नोट्स बहुत ही बेहतर हो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।